हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लेके आ गए हो आपके लिए एक और नई डरावनी कहानी जो डर और रोमांच से भरपूर है। कहानी को अंत तक सुने। ये कहानी आपको सुनने में बहुत रोमांचक लगेगी, ये आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो कहानी में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने गांव से दूर एक शहर में पढ़ने के लिए गया हुआ था। घर परिवार से दूर पढ़ाई करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा था, क्योंकि गांव में उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी पढ़ाई के लिए। तो मुझे हमेशा की तरह बाहर जाकर पढ़ना पड़ता था। मतलब होता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो घर परिवार से दूर जाकर पढ़ते हैं, जिनका गाँव काफ़ी अंदर होता है और पढ़ाई की उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इस वजह से और लड़कों की तरह मुझे भी बाहर जाना पड़ा। तो उस टाइम मैं क्लास 11-12 के आसपास की बात होगी। उन दिनों मैं इंटर की तैयारी कर रहा था। मेरी पढ़ाई इंटर की चल रही थी और ये मेरा पहला ईयर था। तो मैं भी और लड़कों की तरह बाहर गया और एक जगह पे मैंने किराए पे रूम लेकर मैंने वहीं रहकर खाना पीना मैं वहीं सब कुछ करने लग गया। खाना खिलाना पिलाना सब कुछ वहीं होता था मेरा। मैं खुद ही बनाता था और मेरी 2 क्लासेस होती थी, सुबह की होती थी और एक शाम की होती थी। 20 दोपहर में बाकी टाइम मैं या तो अपने कमरे पे रहता या कभी कभी कॉलेज चला जाया करता था। तो उन दिनों ऐसा था कि हमारे घर के सामने एक और परिवार रहता था। मतलब मेरा जिस घर में रूम था उस घर के आगे ठीक सामने एक और घर रहता था, उसमें परिवार रहता था। उनके परिवार में माता पिता और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़की और 1 लड़का था। लड़कियां दोनों बड़ी थीं। एक बड़ी लड़की जो शायद 22 साल की थी और एक 18 साल की थी और लड़का 13-14 साल का था। तो वो परिवार उसी घर में रहता था। और बात कुछ ऐसी हुई अचानक से कि जिसको सुनने के बाद सबकी रूह कांप जाती है। तो एक समय की बात है, जब मैं शाम की अपनी क्लास करके घर लौटा तो मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसा लगा कि कोई रो रहा हो, कोई अजीब सी, मतलब किसी चीज़ का दुख हो। तो जब मैंने झाँक कर देखा तो पता चला कि उस घर में जो लड़का था वो लड़का अब नहीं था। उस घर का आखिरी लड़का था, वो उस घर का चिराग था जो बुझ गया था, जिसकी वजह से पूरा परिवार लोग आ रहा था, लोग आ रहे थे और उसे ले जाने की तैयारी चल रही थी। शाम हो चुकी थी तो मुझे भी थोड़ा सा असहज लगा। मतलब मैंने सोचा एक बार जाकर देखा हूँ। तो मैं गया, जाकर देखा तो लड़का वहीं घर के आगे उसकी लाश को बिठाया गया था, मतलब लिटा रखा था। और बाकी जो लोग थे आ रहे थे, मिल रहे थे। कोई लाश के कपड़े हटाकर उसका चेहरा देख रहा था। तो होता है कि अंतिम दर्शन करना हो तो इससे लोग चेहरा उसका देख रहे थे कपड़ा हटाकर। तो बाकी जो तैयारी चल रही थी उसको शमशान ले जाने की, उनमें लोग लगे हुए थे, पास कटने लगे थे और उसको ले जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। 1.5-2 घंटे बाद उसको ले जाने के लिए सब तैयार था और उसे ले जाने के लिए सब निकल पड़े थे। बाकी जो परिवार था, उनकी 2 बहनें और उसकी मम्मी जो पीछे रह गए थे, वो विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बस लोग कह रहे थे कि हम जब कमरे में गए तो उसका शरीर पड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। सब किसी को लग रहा था कि इसको फूड पॉइजनिंग थी या कोई कह रहा था कि इसने जहर खाया है। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुई, क्या बात हुई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। लड़का अभी कुछ खास बड़ा नहीं था, उसकी उम्र भी कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सके। लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिसकी वजह से लगे कि किसी ने उसकी जान ली है या फिर उसने सच में सुसाइड ही किया है। तो दिन बीते, कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उस घर के जस्ट बगल में जो रहते थे, परिवार रहता था, उनमें से एक अंकल आए और उन्होंने बताया कि हो सकता है किसी बात से परेशान हो और किसी चीज़ को छुपाने के लिए वो सोच रहा था कि आप लोग को ना बताए और किसी न किसी तरीके से इस बात को ख़त्म कर दे। लेकिन अंत में उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए और उसने वही किया। वो अंकल इन सब बातों को क्लैरिफाई करके चले गए। सबको लगा कि हो सकता है कि उसने सुसाइड ही किया हो या कोई मर्डर या कुछ भी नहीं है। तो बात आई गई हो गई। उस लड़के का दाह संस्कार, 13 दिन 14 दिन की जो सब कुछ होते हैं रिचुअल्स, सब कुछ ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी व्यस्त हो गए। हाँ, उनका परिवार थोड़ा सा गम में था कि घर का आखिरी चिराग था वो घर संभालने वाला, जो कि अब नहीं था। तो इस वजह से परिवार थोड़ा अपसेट रहा करती थी
उसकी दोनों बहनें जो उससे बहुत प्यार करती थी, उन दोनों का भी कुछ काफ़ी मन नहीं लगता था। उनको मैं जब भी देखता तो ऐसा लगता कि उनका मुंह लटका रहता। तो दिन बीते, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस घर की जो सबसे बड़ी लड़की थी उसने मुझे देखा। मुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे देख रही है, बार बार देख रही है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ कोई नया आदमी देखकर वो ऐसा कर रही हो। कौन है ये, नया आया है, क्या है। मुझे ऐसा महसूस होता था कि लोग नया आदमी देख के लोग ध्यान से देखते हैं, तो वैसे ध्यान से वो मेरे को देख रही थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आने लगा कि वो सिर्फ ध्यान से देखती नहीं है, वो देखकर कभी कभी मुस्कुराती है। मतलब हो सकता है कि वो मुझे पसंद भी करती हो। तो मैंने बात आई गई कर दी, क्योंकि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उस लड़की को बार बार देखने लग जाता। बार बार देखने के बाद मुझे ऐसा लगता कि अब वो लड़की, अगर मैं उसको बोलूँगा कि हाँ हम भी तुमको चाहते हैं या तुम मुझे चाहते हो, तो हम दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर सकते थे। तो ऐसा ही एक बार मैं शाम की क्लास के लिए निकल रहा था, तो उस लड़की को मैंने आते हुए देखा। वो लड़की सामने से आ रही थी और मैं इधर से निकल रहा था। तो लड़की फिर मेरे सामने आई और उसने मुझसे पूछा कि आप वो सामने वाले मकान में रहते हैं ना? तो मैंने कहा हाँ रहता हूँ। तो उसने मुझसे कई सारी चीज़ें पूछी कि मैं क्या करता हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, कई चीज़ें पूछी। काफ़ी देर तक बात हुई, लेकिन फिर मैं अपने क्लास के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अपनी क्लास के लिए देर हो रहा हूँ, तो अब हमें चलना चाहिए। तो फिर वो लड़की अपने रास्ते चली गई और मैं अपने रास्ते अपने घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़की ठीक उसी टाइम पे मुझे मिली, लेकिन अब की वो भी जा रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि चलिए आप भी अपने क्लास चले जाएंगे और हम भी अपने काम के लिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ चले जाएंगे। तो मुझे भी कुछ खास आपत्ति महसूस नहीं हुई और मैं भी साथ में चल गया। रास्ते में उसने मेरे से बहुत सारी बातें की और बातें करते करते उसने मुझसे कहा कि अगर आप अपना नंबर देंगी तो अच्छा रहेगा, हम एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद मैंने सोचा कि नंबर देना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर लगा सामने ही तो रहती है, क्या ही करेगी कुछ नंबर का। ये वैसे ही इनके घर परिवार में ऐसी मुसीबतें हैं, तो ये क्या किसी का कुछ करेगी। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद कुछ दिनों बाद हमारी बात चैट पर होने लगी और बात फिर धीरे धीरे चैट से बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी हो गई कि हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। फिर हम साथ में ही क्लास जाते, क्लास साथ में ही घर आते, और फिर वो अपने घर चले जाती, हम अपने घर चले जाते। आखिर में ये होता था जब हम घर पहुंचते थे तो मैं कुछ दूर तक जाता था, फिर रुक जाता था, ताकि सबको ये लगे कि हम साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। मैं हमेशा उसको घर के हमेशा आगे मिलता और जब आता तो पहले ही रुक जाता और वो पहले अपने घर में चली जाती, फिर मैं अपने घर जाता। तो कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। फिर उसने कहा कि हम कब तक ऐसे रास्तों पर चलते रहेंगे, कहीं किसी पार्क वार्क में चलते हैं, बैठते हैं। तो एक दिन मैंने कहा कि ठीक है, यहीं पास में एक पार्क है और उस पार्क में चलेंगे शाम के टाइम, और आज की ट्यूशन में रोक देता हूँ, आज मैं अपनी क्लास नहीं जाऊँगा। तो फिर उसने कहा ठीक है। शाम को उसने भी अपनी क्लास मिस करी और मैंने अपनी क्लास मिस करी और हम चले आए। बाद में बैठे रहे, काफ़ी देर तक हमारे बीच में बातचीत हुई। फिर उसने कहा कि हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे, हमारा आगे कुछ होगा भी या फिर हम ऐसे ही बातचीत करते करते फिर एक दिन ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक मैं कुछ कर ना लूँ मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊँ, जब तक नहीं होता तब तक ऐसे चलने दो जो चल रहा है। तो उसने कहा ठीक है, तुम भी मेहनत करो, हो सकता है कि हमारा फ्यूचर साथ में हो। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ दिन ऐसे आने लगे कि वो मुझसे बात तो करती, पर कभी कभी ऐसा लगता कि वो मुझसे चिढ़ जाती बात करने में। कोई भी छोटी बात बोलूँ तो ऐसे चिढ़ जाती जैसे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी दुश्मन हो। फिर मैं जब शांत होता तो वो भी शांत होकर मुझसे बात करने लगती, पर मुझे उसके अंदर बदलाव दिखने लगे थे। वो कभी कभी ऐसे बिहेव करती जैसे मेरा उसका कोई रिश्ता ही ना हो, और कभी कभी ऐसे बिहेव करती जैसे हम मेरे अलावा उसका कोई और हो ही ना। तो दिन निकलने लगे, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। फिर एक दिन की बात है, मैं जब अपने कमरे में था तो जो बहनें ऊपर रहती थी कमरे में, मुझे ऐसा लगा कि उसकी खिड़की के पास कोई खड़ा है। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये दोनों बहनें तो अकेली रहती हैं, फिर कोई लड़का उस खिड़की पर कैसे खड़ा है। फिर दिमाग में मेरे बात आई कि कहीं उसका भाई मरा हुआ भाई तो नहीं।
फिर मुझे लगा कि मैं भी क्या आलतू फालतू चीज़ें सोच रहा हूँ, वो तो कब का जा चुका है और कह दिया हुआ लोगों ने कि हो सकता है इसने सुसाइड करा हो, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। फिर भी बातें आई गई हो गई। कुछ वक्त के बाद ऐसा होने लगा कि जिन अंकल ने कहा था कि हो सकता है ये सुसाइड ही हो, उसने सुसाइड ही करा है, उन अंकल के घर में उनका एक सबसे छोटा बेटा और एक बेटी थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बेटी ऐसी हरकतें करती तो उन अंकल की बेटी की हरकतों में काफ़ी बदलाव आने लगा। मतलब कभी कभी वो लड़कों के साथ घूमती, हालांकि लड़की तो छोटी ही थी, जो कि कॉमन बात है, लड़कों के साथ घूम सकती है, लेकिन बिहेव लड़कों जैसा होने लगा। जैसे होता है कभी कभी कि लड़का, कोई लड़की ना हो लड़का ही हो, ऐसा बिहेव करती। एक बार तो ऐसी बात हो गई जिसको देखने के बाद पूरा परिवार सन्न रह गया। उसने क्या करा कि वो किसी लड़के से झगड़ा करके आई और उस झगड़े में इसे चोट नहीं लगी, लेकिन इसने जिस लड़के को मारा था उसे काफ़ी चोट लगी थी। तो उस लड़के का परिवार घर आया और उन्होंने कंप्लेन करी कि आपकी लड़की ने मेरे लड़के को मारा है। तो उसका परिवार सोचने लग जाता, वो अंकल सोचते कि ये लड़की है जो खुद डरा करती थी, इसने इसे कैसे मार दिया। लेकिन फिर ज़्यादा बातों को सीरियस ना लेते हुए लड़के के जो लड़की के पिताजी थे, जो अंकल थे, उनने लड़के के परिवार से माफ़ी मांगी, बोली दोबारा गलती नहीं होगी और बात आई गई होगी। फिर इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़की कभी कभी अपने रूम से निकल जाती, जिसका छोटा भाई देखता तो कहता कि दीदी कहाँ जा रही है, ये है वो है। मतलब वो अपने परिवार से बोलता, लेकिन कोई इसकी बात को मानता नहीं था क्योंकि बच्चे छोटे थे, कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। तो वैसे ही उन बातों को इग्नोर किया जाता था। लेकिन एक रात की बात है कि जब अंकल जो थे बगल में रहते थे, वो जब सो रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा कि वो रात में अपने कमरे से निकली और निकल के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगी और उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर चली गई। और बाहर जाने के बाद वो लड़की जो बगल में जो घर था, जिस घर में लड़का एक्सपायर हुआ था, उस घर के पास जाकर खड़े होकर उस घर को देखने लग जाती है। फिर अंकल वो अपनी बेटी के पीछे गए और उन्होंने बताया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यह देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़की नींद में चल रही हो, तो उन्होंने वापस उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में लेके आया और उसे सुला दिया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि लड़की अजीब अजीब बिहेव करती है, लड़कों जैसे बात करती है, हरकतें उसकी लड़कों जैसी होने लग गई थी, ऐसा फील हो रहा था। तो एक दिन की बात है, ऐसा हुआ कि लड़की सुबह अपने कमरे में उठी और जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसके माँ बाप ने जो देखा, वो देखने के बाद वो बहुत तंग आ गए, परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। उन्होंने देखा कि उस लड़की ने अपने जो बाल थे वो बाल पूरे काट लिए हैं। लड़कों की तरह बाल रखना चाहते थे, जिस वजह से उसने अपने पूरे बाल काट लिए और बाल जैसे तैसे काटे थे, इधर उधर से निकले हुए थे, जैसे मतलब कोई अल्लड़ सा इंसान हो, बाल घटिया तरीके से काटता हो, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं ऊपर लटक रहे हैं, कहीं एकदम छोटे बाल हैं, ऐसे बाल काट लिए थे। ये देखने के बाद उसका पूरा परिवार परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हरकतें कर रही है ये लड़की, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक ऐसा लगा कि उन बच्चों के कमरे से आवाज़ आई, तो जब माता पिता भागकर उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि जो लड़की थी वो अपने बिस्तर पर कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो रखी थी और जो लड़की का भाई था उस लड़की ने अपने भाई को ऐसा फेंका था कि वो दूर दीवार से जा टकराया था और नीचे गिरा हुआ था। उसके सिर पे हल्की सी चोट लगी थी और वो रो रहा था। तो माता पिता कमरे में आए, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे गिरे। तो उस लड़के ने बताया कि दीदी ने उसे उठाकर फेंक दिया है। यह सुनकर माँ बाप उस लड़की के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगी कि ये मुझे गाली दे रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी उस लड़के ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। और कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि वो लड़की ऐसी ऐसी हरकतें करती जिसको देखने के बाद सब परेशान हो जाते। वो हंसने खेलने वाली लड़की एकदम गुम सी रहने लगी थी। ऐसा लगता कि कोई वो लड़की वो है ही नहीं, वो लड़की जो थी वो है ही नहीं, ऐसा लगता था। वो अजीब अजीब हरकतें करती और एकदम शांत रहने लगी,
काफ़ी गुस्से में। उसका चेहरा देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो लड़की हंसमुख थी, खेलने कूदने वाली थी। एकदम शांत सीरियस दिखने वाली लड़की थी, ऐसा लग रहा था। तो उसके माँ बाप को लगा कि शायद इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसे कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी इस उम्र में किसी से झगड़े होने के बाद ऐसा हो जाता है कि बच्चा सीरियस हो जाता है, तो इसे कोई बीमारी नहीं है। फिर परिवार को जब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा, तो वो घर आ गए। घर आकर नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की अपने घर के छत पर खड़ी होकर, जो दीवार का रेलिंग होता है कोने में, वहाँ पर खड़ी होकर नीचे देख रही है। और देख भी वो किधर रही थी, अपने उस घर की तरफ अपनी बड़ी बहन को देख रही थी। जिस उसी बहन को देख रही थी जिस बहन से मैं बात किया करता था, वो उससे ही देख रहा है। और वो लड़की देख भी किस छत की तरफ रही थी, उस घर की तरफ जिस घर में अभी कुछ वक्त पहले ही वो लड़का मरा। बार बार उस घर की तरफ देखती और हल्की फुल्की मुस्कुराती, और फिर देखने को उसे ऐसा लगता है कि उस घर से कोई लगाव है, उसको कोई जुड़ाव महसूस हो रहा है। तो जब वो लड़की रेलिंग पे खड़ी थी, तो आंगन में से पिता ने देखा कि वो लड़की छत में इतनी ऊपर रेलिंग पे खड़ी है और उस घर की तरफ देख रही है। ये देखकर उसके पिता की पूरी रूह कांप गई। वो दौड़ कर छत पर पहुँचे और उसे उस जगह से नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद वो लेकर नीचे आए, और अगले दिन उन्होंने किसी बाबा को दिखाने की बात की कि हम इसे दिखाते हैं, कहीं कुछ ऊपरी चक्कर तो नहीं है, ये अपने आप कहीं चली जाती है, क्या है क्या नहीं है, ये सब देखने के लिए उसे दिखाने का फैसला किया। और वो दिखाने निकल गए। तो जब बाबा जी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ हो सकती है? तो उसके माता पिता ने बोला कि बाबा हमें तो कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है जिससे ऐसा लगता है कि ये लड़की वो है ही नहीं जो हमारी बेटी थी। तो बाबा कहते हैं ठीक कहा आपने, ये आपकी बेटी नहीं है। ये सुनकर उसके माँ बाप की पूरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा बाबा ये तो हमारी ही बेटी है, ये तो हमारे साथ ही रहती है, हमारे घर की है, हमारी अपनी बेटी है। तो बाबा ने उन्हें बताया बेटी तो आपकी है, लेकिन जो इसके अंदर है वो आपकी बेटी नहीं है। तो घर वाले सोच में पड़ गए और काफ़ी डर भी गए कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि बाबा जी ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये जो भी है तुम्हारे आस पास कहीं है, जो भी है तुम्हारे आजू बाजू कहीं है। ये सब सुनने के बाद वो आदमी काफ़ी डर गया, वो अंकल जो थे वो काफ़ी डर गए। उन्होंने कहा कि बाबा जी कैसे ठीक हो सकता है ये? तो बोला कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे कल दोबारा लेके आना, तब तक मैं ये ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे इसके हाथ पर बांध दो। जो बाजू में ताबीज़ बांधी जाती है वही ताबीज़ बाबा जी ने दी और बोला कि इसे इसके हाथ पर बांध दो। तो अंकल ने वैसा ही किया, ताबीज़ ली और उसके हाथ में बांध दिया। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे हल्की फुल्की नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर जब अगले दिन आए तो बाबा जी ने एक बहुत बड़ा हवन किया। हवन करने के बाद बाबा जी ने इससे पूछा कि बेटा तुम बताओ तुम हो कौन? तो वो जवाब नहीं आया। लड़की बिल्कुल चुप एकदम शांत देख रही है। थोड़ी देर बाबा जी ने दोबारा पूछा कि बेटा तुम अपने आप बताते हो या मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? तब उस लड़की ने जो बोला, ये सब सुनने के बाद उन सब की वहाँ पे रूह कांप गई। लड़की ने बोला कि क्या लगता है जैसे मैं ख़त्म हुआ और मेरे मरने को सुसाइड बताया गया, वैसे ही अपनी बेटी के साथ खुश रह लेगा? मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, इसे भी ख़त्म करके मानूंगा। तो ये सब सुनने के बाद उन अंकल को सब कुछ समझ में आने लगा कि ये कौन है। तो अंकल ने बोला कि बाबा किसी तरीके से मेरी बेटी के शरीर से बाहर निकाल दीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। बाबा ने कहा कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। तो अंकल ने पूछा कि कितना वक्त लगेगा? तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 दिन का समय लगेगा और हम पूरी तरह से इसे हटा देंगे। तो अंकल ने बोला ठीक है बाबा, जो करना है जल्दी करिए। तो बाबा ने कुछ सामान लिखे और अंकल को बोला कि ये लेके कल फिर मेरे पास आना और अपनी बेटी को भी ले आना, और ध्यान रहे ये ताबीज़ इसके हाथ उतरना नहीं चाहिए। अगर ये ताबीज़ उतरा तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है
जो हम सब में से किसी के बस में ना हो। लेकिन वो लड़की अजीब सी हो गई थी, पतली सी, जो कि अच्छी खासी दिखती थी, वो पतली सी हो गई थी। तो अंकल ने जल्दी जल्दी करा और सारा सामान इकट्ठा किया और अगले दिन फिर अपनी बेटी के साथ वहाँ पहुँच गए। पहुँचकर बाबा ने हवन पूजन किया। हवन पूजन करने के बाद फिर उस लड़की को एक घेरे में बिठाया और घेरे में बिठाने के बाद उस लड़की से पूछा, अब बताओ, अब तुम कौन हो? तो कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार पूछने में जब कोई जवाब नहीं आया तो बाबा जी ने कुछ ऐसी बबूल उठाई और उठाकर अग्नि में मारा, जिससे अग्नि बहुत तेज भड़क उठी। यह देखने के बाद थोड़ी सी आँच उस लड़की के चेहरे पे भी गई। तब वहाँ से आवाज़ आई कि ये जो मेरे पड़ोस में रहते हैं ना, जहाँ पे ये रहते हैं, उनके पड़ोस में भी कुछ वक्त पहले एक लड़का गुजर गया था। मैं वही लड़का हूँ। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या हुआ। लोगों ने कहा कि मैंने आत्महत्या कर ली और मैं ख़त्म हो गया। लोगों ने पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। तो फिर उस लड़के से बाबा जी ने पूछा कि हो सकता है कि इन्हें ऐसा कुछ पता ना चला हो जिस वजह से इन्होंने से आत्महत्या कह दी हो। कोई ऐसा चीज़ ना मिला हो जिससे इन्हें लगा होगा कि तुम आत्महत्या करके ही मरे हो। तो कुछ वक्त के बाद जब सारी पूजा हो गई, फिर बाबा जी ने उनसे पूछा कि इस लड़की का शरीर को छोड़ दो, बदले में जब तुम कहोगे वही होगा। तो ज़्यादा बातचीत पर ध्यान ना देते हुए बाबा जी ने से पूछा तो उसने बताया कि जिसे इन अंकल ने आत्महत्या करार दे दिया था, वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी, जो कि कोई समझ नहीं पा रहा था। इन सब ने सब कुछ नोटिस किया, लेकिन एक चीज़ नोटिस नहीं करी कि जिस रात मेरी लाश मिली थी, जिस शाम में मरा हुआ था, मेरी लाश मिली थी, उस दोपहर मेरे घर में मेरी बुआ आई थी। और उस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया कि मैं अपने घर का चिराग हूँ। हो सकता है कि मुझे ख़त्म करने के लिए, ज़मीन के हिस्सेदारी के लिए मुझे मारा भी जा सकता है। लेकिन बुआ इतनी मिलनसार थी, इतना परिवार से घुलती थी कि उन पे किसी को शक नहीं जाता। तो ये सब होने के बाद बाबा जी ने पूछा कि तो तुम बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तब उसने बोला कि जब बुआ जी हमारे घर आई थी तो मम्मी पापा से मिलने के बाद वो हमारे कमरे में भी आई थी। उस वक्त मेरी बड़ी दीदी अपनी क्लास के लिए गई हुई थी और मेरी जो छोटी दीदी थी वो दुकान पे गई हुई थी। और तभी बुआ मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ फल दिए, जो मुझे देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा कि मेरी बुआ ने लेके आया है तो मैं खा लेता हूँ। मैंने पहला फल खाया और फल खाने के बाद मैं शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे मेरी तबीयत बिगड़नी सी महसूस हुई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया और फिर मैं ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मेरी आत्मा वहीं भटक रही थी। मैंने बुआ को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा। मम्मी के पास गई, मिली, फिर निकल गई। लेकिन फल ऐसा था कि मैंने पूरा खा लिया था, जिससे किसी को ये पता नहीं चला कि कैसे हुआ है। बस सबको लगा कि शरीर में जहर था, जिस वजह से सुसाइड किया इसने। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। अब वो औरत ये सब करके फिर चली गई। फिर जब मेरा मातम शुरू हुआ तो वापस मेरे घर आई। तो इतना सब होने के बाद जब बाबा जी ने सुना तो बोला कि मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा और तुम जो चाहते हो वही होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता हूँ वो करना पड़ेगा, नहीं तो जिन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने सुसाइड कर लिया है, मैंने आत्महत्या की है, मैं उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा और ये सब कुछ ये अंकल ही करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद जब ये अंकल बोले कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ जिससे तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो उस लड़के ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम मेरी बुआ के घर जाओ और उसके बेटे को उठा कर ले आओ, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, मैं भी शांति से चला जाऊंगा। तो अंकल ने कहा कि ये तो बहुत रिस्की चीज़ है, ये चीज़ कैसे होगी? तो बाबा जी ने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये करना है कि उस औरत को उठा कर ले आओ। तो वहाँ गए और वहाँ जाकर अंकल ने जो उस लड़के की बुआ थी वो किसी तरह से बहला फुसला के यहाँ बाबा जी के पास ले आए। और बाबा जी ने उनसे कहा
कि तुमने जो किया है तुम ज़िंदगी भर इसका हर्जाना भुगतोगी। तुमने जिस तरीके से अपने भतीजे की जान ली है वो इतना चिढ़ा हुआ है, इतना गुस्सैल हो गया है कि वो ज़िंदगी भर तुम्हारे परिवार पे एक बुरे साए की तरह जिएगा। तो अब तुम या तो अपनी सज़ा कबूल कर लो या इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और बाबा जी ने जानबूझकर उसकी बुआ को डराया ताकि वो इस चीज़ को समझे कि मेरा भी परिवार नष्ट हो जाएगा, इस वजह से वो अपना गुनाह कबूल कर ले। तब थोड़ी देर बाद उस लड़के के पिता जिसका बच्चा मरा था उसके पिता आए। आने के बाद बुआ जी उनके सामने कन्फेस करा कि मैंने तुम्हारे लड़के को मारा है, मुझे तुम्हारी ज़मीन चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए था कि तुम्हारा कोई वारिस रहे और तुम्हारी जो बची खुची ज़मीन है वो हमारे पाले में आ जाए और हमारे बेटे को मिले। यह सब सुनने के बाद जो लड़के के पिता था उन्होंने अपने सर पे हाथ रख लिया। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि उसकी अपनी बहन भी ये कर सकती है। और इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूरा रिश्ता ख़त्म कर लिया, रिश्ता तोड़ लिया। और ये सब होने के बाद जब मुझे पता चला तो मैं भी दंग रह गया कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। बाद में बुआ को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद उस लड़के ने उस बच्ची को छोड़ दिया, वो भी चला गया। चले जाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी कभी कभी उस लड़की की ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो लड़का आज भी उसके शरीर में है। तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। और ये कहानी मुझे उसी लड़की ने बताई है जो मुझसे बात करती थी या फिर जो मुझसे प्यार करती थी या फिर मैं भी उससे प्यार करता था। तो कहानी यहाँ तक आई। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा लगा जैसे वो लड़का मुझे भी दिखने लग गया, कहीं कहीं नज़र आता। शायद वो इस वजह से दिखता क्योंकि मैं उसकी बहन से बात करता था या फिर उसकी बहन से प्यार करता था, तो बार बार मेरे पे नज़र रखता, कभी भी अचानक कहीं भी दिखने लग जाता, जिस वजह से मैं भी अब डरने लगा था। मैंने मन में आया था कि अब देर से उस लड़की से दूर रहूँगा, लेकिन वो लड़की मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो काफ़ी वक्त बीते, फिर मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो लड़की आज भी मैसेज करती है, मैं बात करता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। और आज भी कभी कभी मुझे महसूस होता है कि वो लड़का मेरे आस पास ही है। दोस्तों ये थी आज की एक नई डरावनी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।